Hello, dear students. This is lecture number 3 for 11th class, chapter number 2, Structure of Atom. In the previous two lectures, we explained some phenomena or some terms, just like atom, ion, cation, anion, electron, proton, how they build up to each other, how they make atom. Okay, one more thing I need to explain that my lectures are truly based on Punjab School Education Board. And the book which I used is NCERT book. If you reading from any other book just like Moderns or Pradeep and your topics do not match with this NCERT book, then don't worry, ये घबराने की बात नहीं है. अगर आपका कोई टॉपिक नहीं मेल खा रहा, कोई पॉइंट ज़्यादा है या कम है, कोई वर्डिंग का चेंज है, तो घबराइए नहीं, उससे कुछ नहीं होगा. वो ऐसा होता है जो कई पब्लिशर ऐसे होते हैं जो एक बात को 2 पॉइंट में क्लियर करते हैं, और कोई पब्लिशर होता है जो एक बात को एक ही पॉइंट में क्लियर कर देता है. तो इस तरह से ही होता है जी. और अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में जाकर मेरे जो इसकी कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो. अगर कोई पॉइंट अगर किसी और बुक में ज़्यादा है या कम है और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इस यूट्यूब के जो इस वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा. ओके, तो हम लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि एटम की खोज हुई डाल्टन से. डाल्टन ने कहा कि टिन्नी पार्टिकल होता है वो एटम होता है, जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो एटम होता है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. फिर आगे जाकर उसको भी डिवाइड कर दिया गया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. These are called subatomic particles. तो उसकी डिस्कवरी की बात कर रहे थे. उसकी डिस्कवरी की जब बात कर रहे थे तो सबसे पहले आया था एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या था, इसमें जो कैथोड थी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और एनोड पर जाकर स्ट्राइक करते थे. ये देखिए कैथोड है जो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो ऑपोजिट चार्जेस ईच अदर करते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो इस तरह से पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज नेगेटिव है. ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ, उसके बारे में पता चला कि कोई चीज़ है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब पे पार्टिकल का काम कर रही है, तो वो रेज तो नहीं है, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह से इलेक्ट्रॉन बना.
ओके, अब आ जाता है चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद 1897 में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने आगे जाकर एटम का एक मॉडल भी तैयार किया था जो हम आगे पढ़ेंगे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट किया था कि एक चार्ज में कितना मास है, जो चार्ज टू द मास रेशो था। ठीक है, ये फाइंड आउट किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये रहा वो एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक कैथोड रे ट्यूब ली और जो एनोड थी उसके बीच में एक होल रख दिया। ठीक है, एक कैथोड रे ट्यूब ली और उसके बीच में क्या रख दिया, एक होल रख दिया। ओके, तो अब उसने क्या किया, उसी तरह से उसको हाई पोटेंशियल दिया, हाई वोल्टेज दी। जब उसने हाई वोल्टेज दी तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी तरह से निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक नहीं निकलता है, बहुत सारे। और ज़रूरी नहीं है कि वो होल की तरफ से निकल रहे हैं, वो और जगह से भी निकल रहे हैं। अब क्या होता है, जो कैथोड है उस पर तो नेगेटिव चार्ज है और जो एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इधर उधर जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो तो क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, सोख ले जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच बम्बार्ड ऑन द एनोड प्लेट गेट कंज्यूम्ड। लेकिन जो होल से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन वो आगे जाते हैं सीधे। तो यहाँ तक तो आपका सेम ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला था वैसे सेम ही है, लेकिन आगे जाकर थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, उसने आगे, जो जे थॉमसन था उसने आगे एक फील्ड लगाया। कौन सा फील्ड लगाया, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और आगे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। जब वो जब जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था कैथोड रे ट्यूब, जिसे कैन रे ट्यूब भी कहते हैं, उसमें अभी तक उसके नेगेटिव चार्ज को ही बताया गया था और इस वाले में नेगेटिव चार्ज की मदद लेते हुए उसकी चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड किया जाना था। कैसे करना था, ओके, ये एक तरीके का फिजिक्स का टॉपिक है, तो हम इसे इतना ब्रीफ में नहीं समझेंगे, हम इसे जस्ट हल्का सा समझेंगे। अगर ब्रीफ में समझना है तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। ओके, तो होता क्या है, होता ये है कि इसके इर्द गिर्द एक पहले तो वो लगा देता है मैग्नेटिक फील्ड और फिर लगा देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे काट दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, कुछ नहीं लगाया जाता। मैग्नेटिक फील्ड को भी हटा दिया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी। तो जो हमने पहले कहा था कि जो एक्स रेज हैं, ये कैथोड रेज हैं, वो क्या ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। तो वो कहाँ पर जाकर स्ट्राइक करती है, बी पर स्ट्राइक जाके करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जाना है ना उन्होंने। तो फिर क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब अप्लाई किया तो ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो बीम है वो अपनी डायरेक्शन से क्या हो गया,
थोड़ा सा बेंट हो गया, ये जो ऊपर को जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर को क्यों गया, नीचे क्यों नहीं गया? बिकॉज वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था। तो वो कहाँ पर जाके स्ट्राइक हुआ? ए पर जाके स्ट्राइक हुआ। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो स्विच ऑफ कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर दिया। और मैग्नेटिक फील्ड के में क्या है, जो एन से एस की तरफ लाइन जाती है, जैसे हम 10th क्लास में पढ़ा था, और हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था। तो जो चार्ज है इसके भी इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, और वो जो मैग्नेटिक लगाया गया है उसके नॉर्थ से साउथ की तरफ ही मैग्नेटिक लाइंस है। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सी पर जाकर बम्बार्ड होने शुरू हो गए। तो इस तरह से 3 स्पॉट्स बने, एक ये और एक ये। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया इसको मैग्नेटिक फील्ड ही अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कम ज़्यादा किया नहीं जा सकता था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ही अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाकर स्टार्ट हो गए ब्रेक करना, स्ट्राइक करना? ए पर, सॉरी सी पर स्ट्राइक होना शुरू हो गए। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जो सी से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जो बम्बार्ड होना शुरू हो गए बी की तरफ जाना शुरू कर दिए। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डेशन है वो बी की तरफ ज़्यादा होने लगा। तो एक ऐसा समय आया जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन है अब बी पर जाके फिर से स्ट्राइक होना शुरू हो गए। मतलब कि इसका ये चला कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था उसको बैलेंस कर दिया किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो फिर एक होता है जो अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन जाना चाहती है और उसे उसके पास से डेविएट कर दिया जाता है, तो थीटा एंगल होता है, जिस थीटा एंगल की मदद से हम इसकी बेंडिंग पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो बेंडिंग पावर है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज से एक मेजरमेंट्स बनाई उन्होंने, उनकी मदद से यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। मीन्स कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा देकर हम इसके चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है। इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया और जिसमें चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड आउट हुई। 1.758820 इंटू है ये, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू 10⁻11 कूलम। ओके, ये तो था एक एक्सपेरिमेंट जो चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करता था। तो फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट हुआ? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया गया मल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड से। ठीक है। इसके अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको मल्किंस का जो ऑपरेटस था वो जरूर दिखाऊंगा एक बार। ये था मल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था? ये वाला था एक्सपेरिमेंट का एक पिक्चर, और इसका जो अंदरूनी ऐसे था, दो प्लेट्स थी, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, एक को नेगेटिव चार्ज दिया गया। पॉजिटिव चार्ज वाली को कैथोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाली को एनोड और नेगेटिव चार्ज वाली को कैथोड कहते थे। और उसके बाद यहाँ से एक माइक्रोस्कोप, जो जे वाला है, माइक्रोस्कोप लगाया गया। ये है एक्सरे ट्यूब, एक्सरे लगाई गई यहाँ से, एक्सरेज यहाँ से ऐसे एक्सरेज को लगाया गया। और ये जो है ऊपर ये वाला, इनमें से ऑयल को बम्बार्ड किया जाता है, ऑयल की स्प्रे की जाती है, जहाँ पर ऑयल ड्रॉप की जाती है। ठीक है। यहाँ से ऑयल की ड्रॉप्स जाती थी, और जो ऑयल की ड्रॉप्स थी वो इधर से इधर को जाती थी इस होल के जरिए,
तो जो ऑयल की ड्रॉप्स होती हैं उन पर जो एक्सरे जब लगती थी, एक्सरे में से गुजरती थी, तो उनके ऊपर चार्ज एक्वायर हो जाता था, और जो चार्ज एक्वायर हो जाता था उससे उसकी स्पीड का पता लगता था, उसकी मेजरमेंट्स की जाती थी इस माइक्रोस्कोप की मदद से। देखिए ये 1890 और 1900 की बातें हैं, जब इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, तब भी ये वाला मिल्किंस ने बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उनकी जो 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 बूंदे यहाँ से ऑयल की ड्रॉप्स गिर रही हैं, उनके ऊपर जब चार्ज आ जाएगा और तब उनको एक तरह से उनके मेजरमेंट्स की जाती थी कि कितना चार्ज, तो उसको आगे जाकर क्या किया गया, कैलकुलेशंस बन जाती हैं, उसकी मदद से फाइंड आउट किया गया। ये रहा वो एक्सपेरिमेंट फिर से। तो इस तरह से चार्ज को भी जहाँ पर वो होता है, जो बूंदे गिर रही हैं उन पर 2-3 तरह की फोर्सेस लगती हैं। जो ग्रेविटी फोर्स है उसकी वजह से जो ड्रॉप्स है वो नीचे गिर रही हैं, और जो एक बाउंसी फोर्स लग रही है वो ऊपर को धकेल रही है। इस तरह से बहुत कुछ हो जाता है। ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नोड है, तब भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर खींचे जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हुआ। जो था, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, वो था 1.6 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻19 कूलम, जिसको बहुत सारी बुक्स इस तरह से लिखती हैं। आगे जाकर इसकी और डिस्कवरी हुई तो बहुत सारी बुक उसको 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 लिखती हैं, और बहुत सारी बुक्स उसको 1.6023 इंटू 10⁻⁻19 लिखती हैं। अब कुछ भी लिख जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ओके, जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग गया, पहले चार्ज अपॉन मास पता लगा था, तो अगर चार्ज से डिवाइड के चार्ज अपॉन मास को, तो चार्ज से चार्ज तो कट हो जाएगा और मास ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से मास भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ये रहा, और ये मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.3, सॉरी जब वहाँ पर कैलकुलेट होता है 9.1094 हुआ था, लेकिन बाद में इसको मॉडिफिकेशन करके ये बना दिया गया। सॉरी 9.1 नहीं होता है, सॉरी मैंने गलत कह रहा हूँ। 9.1 इंटू 10⁻31 होता है किलोग्राम। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसके चार्ज की डिस्कवरी हुई, मास की डिस्कवरी। फिर आ जाती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो फिर हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जिस तरह से कैथोड रे में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रेज निकलती थी, उसी तरह से उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को ऑपोजिट कर दिया गया और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को रेज को निकाला गया। तो उसको कहा जाता है कैनल रे ट्यूब। इसमें भी जो निकल रहे पार्टिकल है, जो यहाँ पर है कैथोड रे ट्यूब, इसमें तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ निकल रहे थे ना, लेकिन उसमें क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को निकाला गया। रेज को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बम्बार्ड की गई, तो इन पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है जिनको क्या गया, प्रोटॉन। इस तरह से प्रोटॉन की सेम डिस्कवरी हुई जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। उसके बाद चैडविक आए 1932, उन्होंने न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी कर डाली। कैसे की उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी,
उसके लिए हमें थोड़ा सा आपको कष्ट देना पड़ेगा, आपकी दिमाग की मेमोरी को याद कराना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम की थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया गया। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, एक बात बता देता हूं मैं, यहां पर स्पेस है। अल्फा पार्टिकल होते हैं जो, वो होते हैं हीलियम एटम के समानांतर, इक्वल टू द हीलियम एटम। अब हीलियम एटम क्या है, मैंने ये लिख दिया, हीलियम एटम के लिए लिख दिया 2 और 4। अब इस बात को समझिएगा, पहले ये समझिएगा कि एक जो एटम होता है उसकी पैर में लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर और सिर पर लिखा जाता है मास नंबर। ये हमने 9th क्लास में किया था। जो एटम होता है, एटम के लेफ्ट साइड पैर में लिखा जाता है, पाँव में लिखा जाता है जेड एटॉमिक नंबर और सिर पर लिखा जाता है मास नंबर। तो अगर जैसे हीलियम की बात करें तो उसमें मैंने लिखा है 2 और 4, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और मास नंबर कितना है, 2 है। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका और मतलब भी होता है उसमें कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन है। और मास नंबर मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, मास नंबर हीलियम का होगा 4, मास नंबर है 4। मास नंबर है जो फर्दर हमने 9th क्लास में पहले किया था, मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है उसे कहते हैं मास नंबर। तो ये तो बात श्योर है कि जो हीलियम है इसमें मास नंबर कितना है, 4 है। प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रॉन कितने पता नहीं, तो इसमें कितने हुए न्यूट्रॉन, 2 हुए, क्योंकि ये 2 वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस हीलियम एटम में 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इसे ही अल्फा पार्टिकल्स कह दिया जाता है। ये हम बाद में बात करेंगे अल्फा पार्टिकल्स क्या आते हैं। ओके, अब आ जाती है बेरिलियम की बारी। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9। तो जब उस पर हीलियम को स्ट्राइक किया गया तो वो चेंज हो गया कार्बन में। 4 और 2 6 का एटॉमिक नंबर होता है कार्बन, और उसका मास नंबर होता है 12। लेकिन 9 और 4 क्या होते हैं, 9 और 4 होते हैं 13। तो एक एक्स्ट्रा मास निकल गया। मास निकला है, यहाँ पर चार्ज नहीं निकला है, एक एक्स्ट्रा मास निकला है। तो ये एक्स्ट्रा जो मास है इसी को नाम दिया गया न्यूट्रॉन, मतलब कि जो न्यूट्रल है लेकिन एक मास है उसका। ठीक है, 9 और 4 कितने होते हैं, 13 ही होते हैं। तो यहाँ पर 13 आना चाहिए था, लेकिन आया 12, क्योंकि कार्बन एटम बना। तो यहाँ से क्या हुआ, न्यूट्रॉन की अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे समझाने वाली बातें आज क्या है समझ नहीं आएंगी। इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिएगा तो आपको फिर से क्लियर होगा। बुक में पढ़िएगा, आपकी बुक में है तो आपको क्लियर होंगी ये बातें। ओके, इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हुई।
नेक्स्ट चैप्टर में हम एटॉमिक मॉडल्स की बात स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।